डियर स्टूडेंट्स, आज हम समाजशास्त्र में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य एवं पद्धतियाँ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड मेथड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य दो शब्दों से मिलकर बना है, समाजशास्त्री और परिप्रेक्ष्य, यानी कि ऐसा परिप्रेक्ष्य जो समाजशास्त्र में प्रयुक्त होता है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहलाता है। इसके लिए हमको सबसे पहले परिप्रेक्ष्य का अर्थ मालूम करना पड़ेगा। परिप्रेक्ष्य का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। परिप्रेक्ष्य को अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव इसकी अंग्रेजी रूपांतरण है और पर्सपेक्टिव अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्सपेक्ट जो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है सीन थ्रू, यानी कि ऊपर से नीचे तक देखना, यानी किसी भी सामाजिक घटना को, सामाजिक वस्तु को, किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे तक देखना, यानी कि उसका पूरा अवलोकन करना ही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। जब कोई वैज्ञानिक अपने विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किसी घटना, कोई सी भी घटना हो सकती है, तथ्य, कोई भी सामाजिक तथ्य हो सकता है, या सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन विशेष दृष्टिकोण से करता है, तो वो विशेष दृष्टिकोण ही परिप्रेक्ष्य कहलाता है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वो विशेष दृष्टिकोण समाजशास्त्री होना चाहिए, तभी वो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहलाएगा। यानी कि कोई वैज्ञानिक, कोई समाजशास्त्री किसी भी घटना का, वस्तु का, किसी भी वास्तविकता का एक विशेष नज़रिए से, विशेष तरीके से अध्ययन करता है, तो वो उसका विशेष दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य कहलाता है। और जब ये परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्री हो तो इसको हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहते हैं। यानी कि परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य हुआ अध्ययन का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और विशिष्ट दृष्टिकोण। यानी कि परिप्रेक्ष्य वो तरीका है, परिप्रेक्ष्य वो विधि है जिसके तहत किसी भी घटना का, वस्तु का, वास्तविकता का या अन्य किसी भी चीज़ का अध्ययन क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से और विशिष्ट दृष्टिकोण से किया जाता है। और जब ये विशिष्ट दृष्टिकोण समाजशास्त्री हो तो इसको समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। परिप्रेक्ष्य की थियोडोरसन और लुंडबर्ग ने अपनी तरीके से, अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी है। सबसे पहले हम थियोडोरसन की परिभाषा पढ़ेंगे कि मूल्य, विश्वास, अभिव्यक्ति एवं अर्थ व्यक्ति को संदर्भ दृष्टिकोण उपलब्ध कराते हैं जिसके अनुसार वे परिस्थिति का निरीक्षण या अवलोकन करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी मूल्य हो, विश्वास हो, अभिव्यक्ति हो, वो अर्थ व्यक्ति को संदर्भ और दृष्टिकोण उपलब्ध करवाते हैं। लुंडबर्ग ये भी बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं। इनके अनुसार परिप्रेक्ष्य या संदर्भ परिधि मानव द्वारा अपने अध्ययन के उद्देश्यों, सीमाओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया दृष्टिकोण है, नज़रिया है, तरीका है, देखने का तरीका है। अब हम परिप्रेक्ष्य का अर्थ हमारे को पता चल गया, परिप्रेक्ष्य क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, कि किसी भी चीज़ को किसी विशेष दृष्टिकोण से देखना। और जब इसका हमने शाब्दिक अर्थ देखा था उसमें यह था कि पर्सपेक्टिव पर्सपेक्ट से बना है और इसका हम कहते हैं सीन थ्रू, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना, यानी किसी भी घटना को, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी भी वास्तविकता को पूरा अवलोकन करना, उसका कोई भी भाग छोड़ना नहीं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, अब हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में देखेंगे। परिप्रेक्ष्य क्या है, यदि वो समाजशास्त्र में प्रयुक्त होता है तो वो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, व्यवहारों, सामाजिक व्यवस्था, अव्यवस्था, परिवर्तन आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। इसमें सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, उन्हें कार्य कारण के संदर्भ में देखा जाता है। यानी कि जो भी सामाजिक घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने के कारण इसको समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहा गया है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। समाजशास्त्र मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। सभी समाजों में व्यवस्था के साथ अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। यानी कि समाज में व्यवस्था है तो अव्यवस्था भी देखने को मिलती है। इससे पहले हमने देखा था कि एक सामाजिक व्याधि की समाजशास्त्र की विषय वस्तु है सोशल पैथोलॉजी, जिसमें कि इसी प्रकार की असामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि चोरी, दहेज, ये घटनाएं हैं, बेकारी,
बेरोजगारी, अपराध, इन चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको अव्यवस्था या पैथोलॉजी या व्याधि, समाज की व्याधि या बीमारी कहा गया है। हाँ, समाज में हम ना केवल व्यवस्था का अध्ययन करते हैं बल्कि अव्यवस्था का अध्ययन भी हम करते हैं। अतः समाजशास्त्र में व्यवस्था के साथ साथ अव्यवस्था का अध्ययन भी किया जाता है। इसके साथ साथ वह सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण भी करता है। यानी कि जो हमारा सिस्टम है, जो हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और समाज का जो व्यवस्था है, समाज का जो सिस्टम है, उसमें जो चेंज हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका विश्लेषण भी किया जाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार मौलिक रूप में समाजशास्त्र की रुचि समाजों की व्यवस्थाओं व सामाजिक संबंधों में रहती है। समाजशास्त्री भौतिक शास्त्री यानी कि फिजिक्स, प्राणी शास्त्री यानी जूलॉजी, अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिक्स का अध्ययन कराने वाला या उसका अध्ययन करने वाला आदि सभी का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। यानी कि चाहे इसमें जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट के जो विद्वान हैं, सब्जेक्ट के जो ज्ञाता हैं, उन सब का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। समाजशास्त्र का ज्ञाता वो समाजशास्त्री कहलाएगा, भौतिक शास्त्र का जो जानकार है, ज्ञाता है, वो भौतिक शास्त्री कहलाएगा। इसी प्रकार प्राणी शास्त्र का ज्ञाता प्राणी शास्त्री और अर्थशास्त्र का ज्ञाता या अर्थशास्त्र को पढ़ने वाला, अर्थशास्त्र की जानकारी रखने वाला अर्थशास्त्री कहलाएगा। इन सब का किसी एक चीज़ पर इन सब का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। आगे इसके बारे में हम देखेंगे कि कोई एक चीज़ है, उसको ये चारों लोग, पांचों लोग या अलग अलग विषय के ज्ञाता अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी भी घटना का अध्ययन इनके द्वारा अलग अलग दृष्टिकोणों से किया जाता है। समाजशास्त्री विशेष दृष्टिकोण से सामाजिक घटना को देखता है तथा उसका विश्लेषण करता है। अब किसी भी घटना को ये किस तरीके से देखते हैं, इसका एक मैं अलग से एक अच्छा उदाहरण देता हूँ, ब्रेड का, डबल रोटी का। कि डबल रोटी है, अब इसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से किस प्रकार देखते हैं। एक रसायन विज्ञानी या एक भौतिक शास्त्री देखता है कि डबल रोटी या ब्रेड बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है। एक न्यूट्रिशियन है, वो देखता है कि इसमें क्या क्या विटामिन है, क्या क्या कैलोरीज है, ये शरीर में इसको कितने विटामिन मिलेंगे, कितनी कैलोरी इसमें है, ये खाद्य पदार्थ कैसा है। एक चिकित्सक उसको देखता है कि ब्रेड को खाने से फायदा होता है या नुकसान होता है। एक अर्थशास्त्री उसी डबल रोटी को देखता है कि इससे इनकम कितनी होएगी, मुनाफा कितना होएगा, फ़ायदा कितना होएगा, इसकी लागत कितनी है, इसको कितने में बेचा जाएगा, इसकी मार्केट क्या है। एक अर्थशास्त्री उसको इस नज़रिए से देखता है। एक समाजशास्त्री देखता है कि ब्रेड के कारण समाज में व्यवस्था रहती है, अव्यवस्था रहती है, या परिवार में ब्रेड लाने से परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार और समाज के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक ब्रेड है, डबल रोटी है, लेकिन उसको विभिन्न लोग अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा यह भी देखने का प्रयास किया जाता है कि किसी वस्तु या प्राघटना का हमारे सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें अध्ययनकर्ता किसी विशेष परिप्रेक्ष्य को अपनाते हुए सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहारों को समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य या साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और दूसरा है मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। पहला हम देखते हैं समाजशास्त्र का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या है। यानी कि परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य हो गया। अब ये समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य है, ये इसके दो भाग हैं या दो तरीके हैं, दो भाग। पहला है समाजशास्त्र का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम फ्रांस के ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्री विश्लेषण में प्रयोग किया था। ऑगस्ट काम्ट, जिनको उनकी फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, समाजशास्त्र के पिता कहते हैं, सर्वप्रथम इस विश्व में फ्रांस में 1838 में ऑगस्ट काम्ट ने समाजशास्त्र विषय की स्थापना की थी। इसलिए इस ऑगस्ट काम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, समाजशास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। और इसी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को सर्वप्रथम प्रयुक्त किया फ्रांस में ऑगस्ट काम्ट ने। उनके अतिरिक्त हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, इमाइल दुर्खिम, वेबर, पूरा नाम मैक्स वेबर, पेरेटो, विल्फ्रेड पेरेटो और पार्सन्स, टालकट पार्सन्स आदि समाजशास्त्रियों ने भी वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया। यानी कि ये स्टार्ट इसको ऑगस्ट काम्ट ने किया था और दूसरे जो अन्य समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसका समर्थन किया था और इसी परिप्रेक्ष्य को उन्होंने अपनाया था।
इन विद्वानों के अनुसार मानवीय व्यवहार हमेशा कुछ वैज्ञानिक नियमों के अनुसार संपन्न होता है। मानवीय व्यवहार में कार्य कारण संबंध पाया जाता है तब उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उसकी यही मुख्य विशेषता है कि क्या मानवीय कार्य कारण संबंध का पाया जाना। ये मानवीय व्यवहार है, हमारा जो मनुष्य है वो एक मानव है और वो मानव आपस में जो अंतःक्रियाएं करते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं, इस व्यवहार में कार्य कारण संबंध पाया जाता है और उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये दोनों विशेषताएं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की है, इसलिए समाजशास्त्र का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी इस पर बल देता है। ऐसा माना जाता है कि लोग एक समान परिस्थितियों में एक समान व्यवहार करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि समान परिस्थितियों में व्यक्ति समान व्यवहार करेंगे, ये वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का मानना है। दुर्खिम ने अपने अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का सहारा लिया जाता है। पार्सन्स ने भी ये जब जो इसके समर्थक समाजशास्त्री है जिन्होंने इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं कि पार्सन्स ने भी अपने समाजशास्त्री अध्ययनों में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को अपनाया तथा प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में विषय वस्तु को के अंतर को स्पष्ट किया कि प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों की जो विषय वस्तु है वो अलग अलग है, दोनों के अंदर उन्होंने अंतर स्पष्ट किया। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र का दूसरा परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याओं का उद्भव हुआ, जिनके फलस्वरूप अमेरिकी समाजशास्त्र में वैज्ञानिक तत्व की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक तथ्यों को प्रधानता दी गई। अब जब कुछ कमियां वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आई तो एक नया परिप्रेक्ष्य मानवतावादी परिप्रेक्ष्य आया और कई समाजशास्त्रियों ने इसका समर्थन किया। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के कारण उत्पन्न समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान गया तथा इसने मानवीय परिप्रेक्ष्य के विकास में योग दिया। जब कुछ समस्याएं आई व्यक्तियों के सामने तो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की बजाय उन्होंने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य अपनाया, इसका समर्थन किया। इसके माध्यम से लोगों के दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया गया। ये परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत था, यानी कि जो ऑगस्ट कांत ने जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य दिया था उस परिप्रेक्ष्य के ये विपरीत था। समाजशास्त्र में डिल्थे ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को चुनौती दी और प्रत्यक्षवादी के स्थान पर अनुभविक दृष्टिकोण को महत्व दिया। यानी डिल्थे ऐसे समाजशास्त्री थे प्रथम जिन्होंने जो पहला परिप्रेक्ष्य हमने पढ़ा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य उसको चुनौती दी और प्रत्यक्षवाद जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है वो प्रत्यक्षवाद का समर्थन करता है तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद के स्थान पर अनुभविक दृष्टिकोण को महत्व दिया। इसमें वस्तुपरक के स्थान पर विषयपरक अध्ययन पर जोर दिया गया। मानवीय परिप्रेक्ष्य को महत्व देने वाले समाजशास्त्रियों ने उन वर्गों, व्यक्तियों एवं समूह के अध्ययन पर जोर दिया जो काफ़ी समय से उपेक्षित थे। इन उपेक्षित लोगों के अध्ययन के बिना समाजशास्त्री ज्ञान अधूरा माना गया। इससे समाज की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया गया। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है तथा सभी घटनाओं पर उसकी भावनाओं व विचारों का प्रभाव पड़ता है। ये किसी भी घटना का क्या अर्थ निकालता है, उसे किस प्रकार समझता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हर एक घटना का हर एक व्यक्ति अपने नज़रिए से अपने तरीके से अलग अलग अर्थ निकालता है और ये अर्थ ही महत्वपूर्ण है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में समाज को लोगों के दृष्टिकोण से समझने पर बल दिया गया। यानी कि ये परिप्रेक्ष्य लोगों का जो दृष्टिकोण है उस पर बल देता है कि लोग किसी भी घटना को, किसी भी कार्य कारण को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, उनका वो क्या अर्थ लगाते हैं। ये अर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह परिप्रेक्ष्य लोगों के दृष्टिकोण पर बल देता है। सामाजिक यथार्थ को समझने में बोध या अंडरस्टैंडिंग का अत्यधिक महत्व होता है। मैक्स वेबर की वृष्टिहेन पद्धति मानवीय के समाजशास्त्र की ही एक पद्धति है। वृष्टिहेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बाकी जो बचता है उसको भी अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।